अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड को। ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। इसको हम जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको स्टोर लेजर अकाउंट्स के नाम से भी जानते होंगे और कुछ इसको लीफो फीफो एवरेज मेथड के नाम से जानते हैं। कुछ पीरियोडिक परपेचुअल के चक्कर में फंसे हुए होंगे। तो आज हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड होता क्या है, फिर इसके लीफो फीफो और जो एवरेज मेथड्स हैं उनके साथ इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड के अंदर सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री का हमें पता होगा तो ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन्वेंट्री एक टेंजिबल चीज को कहते हैं। टेंजिबल क्या, जिसको आप छू सकते हैं, जस्ट लाइक ये मार्कर है, एक कैमरा है, स्टैंड है, ये टेंजिबल चीजें हैं। फिर इनको बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लाइक जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, इंक की जरूरत पड़ेगी, ये इसके मटेरियल जो है वो प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों से ये मिलके ये एक फिनिश गुड तैयार होती है। ठीक है, तो जो फिनिश गुड होती है उसको भी हम इन्वेंट्री ही बोलते हैं। और जो अभी फिनिश नहीं होती, वर्क इन प्रोसेस के अंदर होती है या रॉ मटेरियल आपके पास होता है, उसको भी हम इन्वेंट्री ही कंसिडर करते हैं। ये बात तो क्लियर होगी। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक टेंजिबल चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कैप है, प्लास्टिक है, ये इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये सारी चीजें क्या है, ये उसकी क्या है, कंज्यूम करते हैं हम किस चीज के लिए, इसको कुछ भी बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन चीजों को, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी इन्वेंट्री है। सर्विसेज आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर आप सर्विसेज देते हो उस चीज को सेल करने की। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या किस में आती है, हमारी इन्वेंट्री के अंदर आ जाती है चीजें। तो इन्वेंट्री का तो मतलब हमें समझ लग गया कि कोई भी चीज जो टेंजिबल फॉर्म में होती है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इन्वेंट्रीज होती है ये हमारा एसेट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो एसेट होते हैं। क्यों एसेट होता है? क्योंकि ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री आपकी जाती है, या कुछ भी इन्वेंट्री जो आपके पास बची हुई होती है वो वहां पे जाती है, इसलिए हमारा एसेट है। हेल्ड फॉर सेल, और इसको सेल किया जाता है। ठीक है, और फिर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल आर सप्लाईज, या तो ये फॉर्म ऑफ मटेरियल होगी या फिर सप्लाईज की फॉर्म के अंदर होगी। कोई भी मटेरियल हो सकता है टेंजिबल जो है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं इन अ सिंपल वर्ड्स। ये हमारे पास सबसे पहले हमने तो ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ये हमारे पास इन्वेंट्री क्या होती है। फिर इन्वेंट्रीज का मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इन्वेंट्रीज में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, एक फिनिश गुड्स आ जाती हैं, एक वर्क इन प्रोसेस, और थर्ड नंबर पे है रॉ मटेरियल। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ये तीनों हमारी क्या है, इन्वेंट्रीज हैं। इसमें जो बड़े गौर से समझने वाली बात ये है कि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, अगर कोई फर्म ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, चीजों को बनाती है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी उसकी जो इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस भी और फिनिश गुड भी। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल वो होता है जिससे चीज बनती है, गुड्स दैट आर येट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्रोडक्शन। ऐसी चीजें जो इंट्रोड्यूस की गई हो प्रोडक्शन करने के लिए, कि उन पे प्रोडक्शन हो, उनसे प्रोडक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल। जैसे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो चीजें यूज हुई होंगी वो हमारा क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हमारी इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस, अनकम्प्लीटेड, ऐसी चीजें जो आधी बनी अभी कंप्लीट नहीं हुई, वर्क प्रोसेस के अंदर है, उसको भी हम इन्वेंट्री ही कहते हैं। फिर फिनिश गुड, ऐसी चीजें जो प्रोड्यूस हो गई हैं कंप्लीटली बट अनसोल्ड, लेकिन अभी सेल आउट नहीं हुई, सोल्ड नहीं हुई, और वो क्या होती हैं, फिनिश गुड्स भी हमारी इन्वेंट्री कहलाती हैं। क्लियर है? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट ये जो फिनिश गुड्स होती हैं वो ही हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती तो उसके लिए रॉ मटेरियल और ये वर्क इन प्रोसेस जो है वो निकल जाते हैं। उसके पास जस्ट गुड्स होती हैं, उसको प्रॉफिट लेके वो आगे सेल कर रही होती है। जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, जो कि हमने स्टार्ट वाले टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो इन्वेंट्रीज की बात होगी कि इन्वेंट्री क्या होती है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है इन्वेंट्री कॉस्टिंग को करने के पहले। हमारे पास फिर इसके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम करते क्यों हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू इनकम। हम एक्चुअल इनकम को जानने के लिए हम डिटरमिन करते हैं कि यार ये जो इन्वेंट्री है ये हमें इसका क्या फायदा होगा, कितनी अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे लिखा है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को, जो कि साल के आखिर पे हमारे पास बच जाती है, उसको गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक्चुअल चीज आ जाती है, एक्चुअल फिनिश गुड्स आ जाती हैं। इस वजह से हम कहाँ पे पहुंचते हैं, हम ये डिटरमिन कर पाते हैं ट्रू इनकम को, कि हमारी असल इनकम कितनी हुई है, इनकम ऑफ द ईयर। अगर हम इसको एस्टिमेट ही ना कर पाए, हम अपनी एंडिंग, सपोज करें मेरे पास जो है वो 2000 रुपए की
एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है जो कि साल के आखिर में बच गई, बाकी मैंने सारी सेल कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर इस 2000 को मैं कंसीडर नहीं करता तो मेरा ट्रू प्रॉफिट तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली इसको हमें कंसीडर करना है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू इनकम। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। किस लिए यूज की जाती है, इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि ट्रू पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शो करती है। क्यों? बिकॉज इट इज द एसेट, करंट एसेट के तौर पे शो होती है। इन्वेंट्री इज शोन एज अ करंट एसेट, इस वजह से इसको हमें कंसीडर करना पड़ता है और हम इसको तभी हमारी जो है वो ट्रू पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो शो होगी। अदरवाइज फाइनेंशियल जो करंट एसेट्स हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं और सारा का सारा बैलेंस वहां पे डिसमिस हो सकता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑन ऑफ एन इन्वेंट्री एरर्स ऑन प्रॉफिट। अगर एरर्स आ जाते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट पे। सबसे पहला तो ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पहला इफेक्ट या पहला एरर कहां पे आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी एक्चुअल नहीं आएगी कि आपने एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की हैं, चीजें कितने की सेल की, कितनी आपकी रह गई, आपने सारी की सारी कंसिडर कर ली कि हमारी सारी सेल होगी, हालांकि वो बची हुई पड़ी है 2000 रुपए की, ठीक है, तो ये सही नहीं आएगी। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, जब यही सही नहीं आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो सेल में से आपने जब सीजीएस को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका गलत आएगा, ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट भी उसकी वजह से ठीक नहीं आएगा। फिर आपका करंट एसेट जो ठीक नहीं आएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट में भी कंसीडर होती है आपकी, और ये नेट प्रॉफिट जो है वो कहां पे जाता है, कैपिटल व इक्विटी में जाता है, तो वहां पे इक्विटी को भी वहां जाके ये डिस्टर्ब करेगी। तो एरर्स कहां कहां आ सकते हैं, किसकी वजह से, इन्वेंट्री की वजह से, ये सारे जो हैं ये एरर्स हमारे कंसिडर होंगे इन्वेंट्री की वजह से। सो हमें इसको कैलकुलेट करना इसलिए भी जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री सिस्टम्स पे। इन्वेंट्री सिस्टम हमारे पास क्या होता है, द प्रिंसिपल सिस्टम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मीन्स टू से दैट कि ऐसा सिस्टम जो कि इन्वेंट्रीज को फिजिकली मैनेज करेगा और उनको वैल्यूएट करेगा कि कितनी जो सेल आउट हो गई हैं, कितनी बच गई हैं, उस सिस्टम को उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। इन्वेंट्री सिस्टम की आगे फर्दर इसको क्लासीफाई किया जाए तो उसकी टाइप्स आ जाती हैं, दो हमारे पास हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही हमारा सबसे ज़्यादा जो मेन जिस पे फोकस होगा। एक पीरियोडिक इन्वेंट्रीज हैं, दूसरी हैं परपेचुअल इन्वेंट्रीज। पीरियोडिक का मतलब ही ये है कि कुछ पीरियड लाइक फॉर 1 ईयर, फॉर 6 मंथ, फॉर 3 मंथ या फिर 1 मंथ, ठीक है, ये पीरियड होता है जिसके बाद उसको वैल्यूएट किया जाता है, फिजिकली काउंट किया जाता है, चेक किया जाता है कि स्टोर के अंदर हमारे पास कितनी जो चीज़ें बच गई हैं, कितनी इन्वेंट्रीज चली गई हैं, कितनी अवेलेबल हैं, कितनी हमें ज़रूरत है, उस सब को क्या पीरियोडिकली चेक करते हैं कुछ पीरियड के बाद, टाइम पीरियड के बाद। इन केस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इसके अंदर हम डेली बेसिस पे चीज़ों को चेक करते हैं। डेली बेसिस पे मीन्स टू से दैट कि जो चीज़ आई जिस तरह से रिकॉर्ड हुई उसी तरह से आपने उसको अपने बैलेंस को अपडेट कर दिया, अपनी इन्वेंट्रीज को अपडेट कर दिया, इतनी इन्वेंट्री आ गई, इतनी चली गई, इसको हम कहते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम फीफो, लिफो और एवरेज मेथड को करेंगे, और भी हैं लेकिन ये कॉमन मेथड्स हैं। इसमें भी हम पीरियोडिक इन्वेंट्री में भी यही सेम मेथड्स करते हैं। इसको हम इन डिटेल पढ़ते हैं पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज और ये होते क्या हैं। हमने बात की इन्वेंट्री सिस्टम्स की, तो इन्वेंट्री सिस्टम में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात की और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात की, इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ जो डेली बेसिस पे या जैसे ही कोई इन्वेंट्रीज आई है उसी के साथ ही उसको रिकॉर्ड कर लेना बैलेंस के अंदर और सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना, उसको हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। रिकॉर्ड द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर एवरी रिसीप्ट्स एंड इशू, इसको क्या कहते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। जब आप बैलेंस के अंदर इन्वेंट्री का फौरन से कोई रिसीप्ट हो या कोई इशू हो, या तो आप कुछ चीज़ खरीदें या आप उसको सेल आउट करें, इशू करें, ठीक है, दोनों एक ही सेम चीज़ें हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और साथ ही बैलेंस को अपडेट कर देते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं जिसको मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अभी इसको क्या कहते हैं कि इसको कंटिन्यूअस इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अगर आपको पूछ ले कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो यू हैव टू टेल दैट कि इसको कंटिन्यूअस इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि परपेचुअल में कंटिन्यूअसली हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं अपने रिकॉर्ड को स्टोर लेजर के साथ। फिर इसके अंदर दूसरी बात क्या आ गई, कंटिन्यूअस फिजिकल स्टॉक टेकिंग। इसमें कंटिन्यूअस फिजिकल स्टॉक टेकिंग होता है, जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है फिर स्टॉक की आप उसको ले लेते हो, आप उसको चेक करते हो, सेल कर देते हो थ्रू आउट द ईयर, एंड फिजिकल स्टॉक आर वेरीफाइड एंड कंपेयर्ड विद बैलेंस
रिकॉर्डेड इन स्टॉक रजिस्टर। हम उसको किससे कंपेयर करते हैं, जो हमारा बैलेंस रिकॉर्ड हुआ होता है स्टॉक रजिस्टर के अंदर कि इतनी चीज हमारे पास आई थी, इतनी उसमें से चली गई, एट द एंड हमारे पास इतनी रह गई। ये पूरे साल में हम साथ साथ उसको लगातार जो है उस प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि हम कंटिन्यूअस फिजिकल स्टॉक टेकिंग करते हैं। ठीक है, समझ आ गई दोनों पॉइंट्स की आपको। फिर उसके बाद अच्छा एक बात तो ये है कि दूसरी बात इसमें ये आ गई कि ये जो हमारा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, इसको रेजिडुअल जो इसको रेफरेंस इसका होता है वो क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, क्लोजिंग स्टॉक आपने फाइंड आउट करना होता है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक रह गया सेल आउट करने के बाद। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज। जो ओपनिंग स्टॉक किसको कहते हैं, जो आपके पास पिछला स्टॉक पड़ा होता है, पिछले साल का, पिछले माह का, जब भी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कर देंगे सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीजें आपने बेच दी उसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो इसको रेजिडुअल वैल्यू जो इसकी समझ जाती है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की, वो क्लोजिंग स्टॉक होती है। मतलब इसका जो सारा फोकस होता है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने पे होता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसमें मदद करता है, अगर आपको एक सेंटर में इंटरम में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी पड़ गई तो आपके पास रिकॉर्ड अपडेटेड होता है, आप इजीली बना सकते हैं। जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में आपको आफ्टर द ईयर, आफ्टर द पीरियोडिक टाइम पीरियड, उसके बाद आपको रिकॉर्ड सही पता चलता है तो तब आप बना पाते हो। तो इसलिए इसका ये एडवांटेज है सबसे बड़ा। तो दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि रेगुलर चेकिंग एंड रिजिड कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब है, रेगुलर चेकिंग कैसे होती है, आपकी जितनी इन्वेंट्रीज आई, कितनी सेल हुई, वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही होती हैं। इसमें क्या क्या चीजें खत्म हो जाती हैं, इसमें आपको लॉस होने का खर्चा खत्म हो जाता है, वेस्टेज का खर्चा खत्म हो जाता है, श्रिंकेज का जो है वो खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हेल्प आउट करती हैं। रिजिड कंट्रोल होता है कि आप इजीली उसको जो है वो कवर कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आपके स्टॉक में किसकी वैल्यू ज्यादा रह गई है, कितनी वैल्यू कम पड़ी है, कितना स्टॉक और चाहिए, जबकि पीरियोडिक के अंदर हमें नहीं पता होता है इन चीजों का। ठीक है, तो परपेचुअल के ये फायदे हैं कि लॉस को, वेस्टेज को हम इजीली कवर अप कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम पे भी। पीरियोडिक जो कि एक टाइम पीरियड के बाद उसको फिजिकल टेकिंग की जाती है, फिजिकल काउंट किया जाता है इन्वेंट्रीज को, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिटरमिन्ड ओनली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा उसी वक्त ही हमें पता चलेगा कि क्वांटिटी कितनी है स्टॉक की और उसकी वैल्यू कितनी है इन्वेंट्री की जो हमारे पास अवेलेबल है। क्वांटिटी कितनी है और वैल्यू कितनी है, यूनिट्स कितने हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट की हमारे पास चीजें पड़ी हैं। ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री, जब हम फिजिकल काउंट करेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। आल्सो नाउन एज एनुअल स्टॉक टेकिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, ये दूसरा नेम इसका क्या है, एनुअल स्टॉक टेकिंग। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहेंगे कि एनुअल स्टॉक टेकिंग होता है ये। फिर सीजीएस इज अच्छा, इसकी जो है वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में रेजिडुअल फिगर क्या है, सीजीएस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जबकि इसमें क्या थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी थी, इसमें क्या है, सीजीएस। तो सीजीएस को कैसे इसका फोकस किस पे होगा, सीजीएस पे फाइंड आउट करने पे। तो सीजीएस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपके पास ऑब्वियसली बात है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो रेजिडुअल फिगर है वो सीजीएस है। अच्छा, अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ये बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल मेथड है, इसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा, हर दफा कोई ना कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी कुछ भी नया पे, तो बैलेंस में ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इसमें ये है कि एट द एंड ही आपने करना है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ती इतनी। अच्छा, उसके बाद ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें, अब इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री नॉट नाउन, हमें ना तो पता होता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, ना हमें वैल्यू का पता होता है एग्जैक्ट वैल्यू का। सो दैट कि हम इसको ड्रॉबैक कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिटरमिन्ड ओनली व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। तो यहाँ पे जब अकाउंटिंग पीरियड होगा तभी पता चलेगी, अगर इंटरम आपने कोई रिपोर्ट बनानी तो आपको तो नहीं पता होगी कि वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक है इसका। नो अकाउंटिंग इज डन फॉर श्रिंकेज, लॉस, थेफ्ट एंड। अच्छा, इस मेथड के अंदर दूसरा जो लॉस है पीरियोडिक के अंदर, इसमें श्रिंकेज को, लॉस को, थेफ्ट को, वेस्टेज को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो रह जाती हैं, कहाँ गई सिक्योरिटीज, क्या प्रॉब्लम हुई उनके साथ, वो
मिसप्लेस हो जाती हैं, वो नहीं पता चलती। सो ये जो है इसका डिसएडवांटेज या इसका ड्रॉबैक कह लें। तो हमने जो अभी तक स्टडी किया है वो हमने इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स को देखा है कि वो क्या होते हैं, उसको अंडरस्टैंड किया इन्वेंट्री को। फिर हमने इन्वेंट्री सिस्टम को भी अंडरस्टैंड कर लिया है, परपेचुअल होता है और पीरियोडिक होता है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू जस्ट बताया परपेचुअल का, पीरियोडिक का, ये चीज़ें क्या होती हैं। अभी जो एग्जैक्ट हमने क्वेश्चंस करने हैं या जो हमारी चीज़ है वो है इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड जो हैं। मेथड्स कौन से हैं? फीफो, लिफो और एवरेज के, जो कि वो नेक्स्ट पार्ट में वो मैं आपको बताता हूँ। आप वो नेक्स्ट पार्ट देखें, आपको वो इजीली उसकी भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने आज इसको क्लोज कर रहे हैं, इसकी थ्योरी के साथ इस टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प आउट हुई है कि पीरियोडिक मेथड और परपेचुअल में हम किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।